गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज नए टॉपिक पर बात करते हैं। कोष प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कोष प्रवाह विवरण जैसा ही रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह विवरण में कोष कार्यशील पूंजी में परिवर्तन डालने वाले जो इफेक्ट है ना, परिवर्तन डालने वाले तत्वों का एनालिसिस करते हैं, उसमें स्टडी की गई, उसका अध्ययन किया जाता है। किंतु रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के विवरण तैयार किया जाता है। तो देखें कि वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण हो और प्रत्येक व्यवसाय के संचालन की भूमिका जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक क्रियाओं के परिणामों का विश्लेषण करते समय अनिवार्य हो जाता है कि लेखांकन की अवधि के प्रारंभ और अंत में रोकड़ शेष क्या है या क्या था और इसमें परिवर्तन लाने में रोकड़ प्रवाह की स्थिति क्या रही, किन स्रोतों और क्रियाओं से रोकड़ और किन क्रियाओं में इसका प्रयोग किया गया, यानी कि आपके रिसोर्सेस क्या रहे और उसका एक्सपेंसेस यूज आपने कैसे और किस तरीके से किए, उसका क्या माध्यम रहा। इस विश्लेषण के लिए रोग प्रवाह विवरण जो है वह तैयार किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहां यह भी महत्वपूर्ण होता है कि जैसे वर्तमान समय में रोकड़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके प्रभाव में, अभाव में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य जो है जाते हैं, स्थगित हो जाता है ना, या उसको स्थगित करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यवसाय में लाभ की स्थिति काफी अच्छी होती है लेकिन रोकड़ की उपलब्धता नहीं होती, यानी कैश जो है वह नहीं होता, लेकिन व्यापार की स्थिति तो अच्छी होती है। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि भाई व्यवसाय जो है वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन कैश दिख नहीं रहा है, रोकड़ की उपलब्धता नहीं है, कमी है। तो क्या ऐसे कारण हैं? तो यहां पर ये देखना होता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई व्यवसाय में उधार बिक्री की मात्रा जो है काफी अधिक हो गया होगा, यानी कि उधार में माल जो है, ट्रांजेक्शन जो किए गए हैं, व्यवहार किए गए हैं, उसकी अधिकता हो गई होगी, या एक अच्छी व्यवसायिक नीति जो है ये नहीं हो सकता कि भाई सारा माल जो है वो उधार में व्यवहार करते गए और कैश अपने पास है नहीं, है ना। क्योंकि इससे क्या है, अनावश्यक जो है ट्रांजेक्शन्स फंस जाते हैं, यानी कि पैसा फंस जाता है और रकम डूबने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई जब आप उधार में ज्यादा लेन देन करोगे तो उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। अब रिकवरी नहीं हो पा रही है या कुछ कारण है, तो इसमें पैसे के डूब जाने की संभावना जो है वह अधिक हो जाता है यहाँ। और नगद बिक्री, अगर नगद बिक्री भी है फिर भी रोकड़ की कमी व्यवसाय में बनी हुई है, तो इस बात का यह संकेत हो सकता है कि रोकड़ जो है, कैश की यूटिलाइजेशन जो है वह सही तरीके से नहीं की गई है, विवेकपूर्ण तरीके से उसका संचालन नहीं हो पाया है। तो हम ये देखते हैं कि आज ये आवश्यक है कि एक व्यवसाय के पास कम से कम उसके पास पर्याप्त पूंजी हो, यानी कि उसकी रोकड़ उपलब्धता होनी चाहिए ताकि वह व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से कर सके।
एक व्यवसाय में विभिन्न स्रोतों से रोकड़ का आगमन होता है। कैश जो है वो व्यवसाय में इसके अनेक रिसोर्सेज हैं, अनेक माध्यमों से उसको रोकड़ प्राप्त होता है और विभिन्न स्रोतों में रोकड़ का प्रयोग होता है। अतः कोष प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो इस बात का उल्लेख करता है कि एक निश्चित अवधि में व्यावसायिक अवधि में व्यवसाय के पास किन किन स्रोतों से रोकड़ आ रहा है एवं व्यवसाय किन किन स्रोतों में उस रोकड़ का प्रयोग कर रहा है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो व्यवसायिक तिथियों के मध्य या दो व्यवसायिक तिथियों के मध्य किन किन कारणों से रोकड़ में परिवर्तन हुआ इस बात का वह विवेचन करता है, अर्थात उसका एनालिसिस करता है। दो व्यवसायिक अवधि यानी दो अवधि में इसके डिफरेंसेस, टाइमिंग, ईयर आप ये कह सकते हैं, निश्चित समय अवधि का विश्लेषण करता है। तो किसी भी व्यवसाय में रोकड़ या उसके समतुल्य है ना में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक तो अंतर्गमन और दूसरा बहिर्गमन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब रोकड़ या उसके समतुल्य में व्यापारिक सौदों के कारण वृद्धि होती है तो रोकड़ का अंतर्गमन यानी इनफ्लो ऑफ कैश ये होता है और ठीक इसके विपरीत अगर रोकड़ या इसके समतुल्य में व्यापारिक सौदों के कारण कोई कमी होती है तो ये रोकड़ बहिर्गमन यानी कि कैश आउटफ्लो कहलाता है। अतः रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ या उसके समतुल्य में परिवर्तन होने वाले कारणों की व्याख्या करता है। यहां पर अब ये तो रोकड़ से संबंधित बातें हुई, यानी रोकड़ में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण, स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरियस कैश है ना, अथवा रोकड़ आधार पर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस आप ये भी कह सकते हो इसको, या हम कहें संक्षेप रूप में रोकड़ प्रवाह विवरण किसी उपक्रम की रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता है। जिन व्यवहारों में रोकड़ स्थिति में वृद्धि होती है उन्हें हम रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो कहते हैं और जिन व्यवहारों में रोकड़ में कमी आती है उन्हें हम कैश आउटफ्लो कहते हैं, है ना। लेखांकन मानक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के संदर्भ में रोकड़ के प्रवाह को मुख्य 3 भागों में या इनके 3 मुख्य क्रियाओं जैसे कि परिचालन क्रियाएं, विनियोजन क्रियाओं और वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन क्रियाएं, दूसरा आपको मैंने क्या बताया, विनियोजन और तीसरा 3 पॉइंट, ठीक है, वित्तीय क्रियाएं, वित्तीय क्रियाओं। इन 3 पार्ट में इसको वर्गीकृत यानी कि आपको विभाजित किया गया है। अब यहां हम आते हैं भाई कि इसके ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। रोग प्रवाह विवरण, तो रोग प्रवाह विवरण के उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। रोक प्रवाह विवरण। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य, या आप कहेंगे इसका यूज, प्रयोग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और यूजेस, आप ये कह सकते हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये जानना होता है कि एक व्यवसाय में किन किन साधनों से रोकड़ उत्पन्न हो रहा है, यानी कि रोकड़ आ रहा है, और किन किन साधनों से रोकड़ का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वह जा रहा है। या हम ये कहें कि दूसरे शब्दों में हम इसको, या सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि दो तिथियों के बीच रोकड़ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, डिफरेंसेस हो रहे हैं, है ना। तो 2 वर्ष का जो परिवर्तन है, 2 अवधि के मध्य में रोकड़ के परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका क्या कारण है, इस बात का व्याख्या इस विवरण के द्वारा किया जाता है। इस विवरण के द्वारा परिवर्तन में रोकड़ की स्थिति क्या है, इस बात को आसानी से हम पता कर सकते हैं। भाई एनालिसिस करेंगे आप, 2 समयावधि का आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किन कारणों से उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, किस अवधि में कितने खर्चे ज्यादा हो गए, या उसमें इनकम एंड सोर्सेज उसका कम रहा या ज्यादा रहा, और उसका प्रयोग जो है, यूटिलाइजेशन है, वह किस तरीके से हो रहा है। इस पर आसानी से उसको नियंत्रण किया जा सकता है उसका एनालिसिस करने के पश्चात। तो वास्तव में रोकड़ एक व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके कमी और अधिकता दोनों ही काफी महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम ये कहें कि यदि कमी होता है तो बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जो कि टल जाते हैं, निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, और उसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, या कार्य को सुगमता से चलाया नहीं जा सकता है, यानी सही तरीके से काम नहीं हो पाता है, रुक जाता है, अवरोध होता है, ठीक है। और वहीं पर रोकड़ की आवश्यकता न केवल अल्पकालीन योजनाओं के लिए होता है, बल्कि वह दीर्घकालीन योजनाओं के लिए भी होता है। भाई पैसा जब रहेगा तभी उसके हिसाब से उसके कार्य का संचालन सही तरीके से किए जा सकते हैं, उसमें प्लान किए जा सकते हैं। जो प्लानिंग है वो हमने पहले भी इसमें बात की थी, प्लानिंग जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कार्य रुक जाते हैं। तो यहाँ पर यह आवश्यक है कि व्यवसाय में रोकड़ की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि व्यवसाय में कैश जो है वह पर्याप्त होना चाहिए, जिससे कि रोकड़ का प्रयोग जो है वह सही दिशा में अल्पकालीन जो मदें होती हैं उस पर उसको किए जा सकते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण एक व्यवसाय में कितनी रोकड़ पर्याप्त है इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है, और ये विवरण जो है इस बात की ओर भी इशारा करता है कि व्यवसाय में कितनी रोकड़ की आवश्यकता पड़नी है और इसको किन किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, रोक या इसके समतुल्य, इसमें उत्पन्न कारणों को भी ज्ञात किया जा सकता है। इससे प्रबंधन को नीति निर्धारण में काफी सहायता मिलती है, यानी कि जो प्लान करना है, योजनाएं तैयार करनी है, जो नीतियां तैयार करनी है, उसमें इससे सहयोग प्राप्त होता है। कई ऐसी योजनाएं होती हैं जैसे कि लाभांश नीति है, स्थायी संपत्तियों का प्रतिष्ठापन है, यानी कि मशीनरी खरीदनी है या लाभांश वितरण करना हो या कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये ऐसे निर्णय होते हैं इनसे संबंधित जिसमें विश्लेषण के द्वारा काफी इससे सहयोग मिल जाता है और निर्णय जो है वो सही तरीके से निर्णय कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जैसे भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स और महत्व की हम बात करते हैं कि भाई रोकड़ जो प्रवाह है इसमें इसके यूजेस, इसके लाभ या महत्व की हम बात करें, रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ या महत्व उद्देश्य के अंतर्गत ही शामिल हो जाते हैं। अब रोकड़ एवं समतुल्य का क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने कई बार आपको अभी वर्ड जो है यूज हुआ है ना, इक्विवेलेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ या समतुल्य। तो समतुल्य का क्या अर्थ है, तो इसमें लेखांकन मानक 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार से रोकड़ और रोकड़ समतुल्य का अर्थ जो है वह लगाया गया है कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड
आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये वर्ड कई बार आता है, कैश इन हैंड, है ना, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, विद बैंक, ठीक है। रोकड़ समतुल्य जिसमें उन अल्पकालीन या बाजार योग्य प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है, सिक्योरिटीज को शामिल किया जाता है, जिन पर बाजार मूल्य के मार्केट वैल्यू जिसमें अप एंड डाउन होता है, उतार चढ़ाव, इस पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ता है, जिन्हें सरल तरीके से शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, और परिवर्तन के समय जोखिम इसमें नहीं के बराबर होता है, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो न के बराबर होता है। तो इन सब विशेषताओं के कारण ऐसे विनियोगों को रोकड़ समतुल्य यानी कि कैश इक्विवेलेंट्स माना जाता है। यहां पर हम इसको संक्षेप में ये कह सकते हैं, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि रोकड़ समतुल्य या अल्पकालीन रोकड़ आवश्यकताओं की मदों को रखा जाता है, विनियोग के उद्देश्यों से की गई मदों को नहीं लिया जाता, अर्थात इसमें ऐसे अल्पकालीन विनियोग भी शामिल किए जा सकते हैं, अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जा सकता है, जिसे तुरंत यानी आवश्यकता अनुसार, ठीक है, रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि कैश में उसको चेंज किए जा सकते हैं, जिसमें मूल्य तो रोक प्रवाह और कोष प्रवाह ये दोनों आप समझ गए। यदि हम इसका अंतर डिफरेंसेस की बात करें तो क्षेत्र के आधार पर इसके अंतर को देखें, कैश फ्लो और फंड फ्लो। तो इसमें रोकड़ जो प्रवाह है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका क्षेत्र जो है वो काफी संकुचित होता है यानी समाहित होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो स्टडी किया जाता है उसमें केवल रोकड़ को लिया जाता है, बाकी और किसी भी प्रकार से कोई चीजों को नहीं लिया जाता। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट जब आप तैयार करते हैं तो ये कैश फ्लो जो है इसकी तुलना में इसका क्षेत्र जो है वो काफी फैला होता है, क्योंकि इसमें हम कार्यशील पूंजी ही नहीं केवल रोकड़ बल्कि चालू संपत्तियों को, जैसे कि स्टॉक है, जो आपके व्यापारिक रिसिप्ट स्वयं प्राप्तियां हैं, अल्पकालिक और अग्रिम, ये सारी चीजों को भी इसमें लिया जाता है। कोष प्रवाह में कोष का अर्थ जो है वो कैश या कैश इक्विवेलेंट से लिया जाता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण में यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में उन सभी चीजों को शामिल किया जाता है जो कि वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये कैश बेसिस होता है और उसी के अनुसार से उसमें उसको शामिल किया जाता है। यहां पर इसका आधार जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, इसमें लेखांकन आधार व्यापारिक पद्धति के अनुसार से उसके सिस्टम के आधार पर लिए जाते हैं। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का प्रभाव दिखाने के लिए दोनों शेषों के अंतर को लिया जाता है। कैश स्टेटमेंट फ्लो या इससे जो कैश इक्विवेलेंट है इसके प्रारंभिक और अंतिम शेषों को यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से कैश फ्लो और आपका फंड फ्लो, ठीक है। अब जैसे इसी में हम बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें ये रोकड़ प्रवाह का विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट
ये शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन अवधि के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। और यहीं पर फंड फ्लो जो है ये आपके मिडिल पीरियड के लिए यानी मध्यकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही अवधि के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन के बेस पर यदि हम देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें कैश की ही कैलकुलेशन की जाती है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो ऑपरेटिंग है, संचालन से कोष है ना, ऑपरेटिंग फंड, इसकी गणना की जाती है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है, यदि हम इसके लाभ के बारे में बात करें या महत्व के बारे में बात करें, ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण का लाभ या महत्व, दोनों ही एक है। लाभ या महत्व की बात है ना, प्रॉफिट, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस। ठीक है, एडवांटेज और इंपॉर्टेंस। तो रोकड़ किसी भी व्यवसाय के लिए एक तरीके से हम कहें कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में ब्लड की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आपका व्यवसाय के लिए कैश है ना। तो रोकड़ का उचित तरीके से, सही तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन एक संचालनकर्ता के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह अति आवश्यक होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्यों और महत्वों को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो रोकड़ स्थिति का विश्लेषण। रोकड़ स्थिति का विश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशंस, एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन। तो रोकड़ प्रवाह विवरण में फर्म में रोकड़ शेष की कमी या उसके वृद्धि के कारणों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। कुछ दशाओं में ऐसा भी हो सकता है कि अधिक लाभ होते हुए भी रोकड़ शेष कम दर्शा रहा है या कम आ रहा है, या कम लाभ होते हुए भी रोकड़ शेष बढ़ा हुआ है। रोकड़ प्रवाह विवरण इस स्थिति को स्पष्ट करता है, या हम कहें कि इसको स्पष्ट करने के लिए, इसके एनालिसिस करने के लिए ये काफी प्रभावी होता है। वित्तीय नीतियों के नियोजन, यदि हम बात करें वित्तीय नीतियों के नियोजन, ठीक है, plan and coordination of financial policies, helpful in planning and coordination of financial policies। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय में सहायक। ये वित्तीय नियोग, जो वित्तीय नीतियों के नियोजन और उसके समन्वय में सहायक होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि रोकड़ व्यवसाय के लिए जिस तरह ठीक वैसा ही काम करता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का काम करता है। ब्लड जो है वह काम करता है संचार का, इसको कहेंगे रक्त संरचना के समान। इसके बिना कोई भी योजना जो है वह पूरी नहीं हो सकती है। तो प्रबंध नीतियां
नीतियों को निर्धारण करते समय या प्रबंधन की जो पॉलिसीज हैं उसको तय करते समय इस बात का अनुमान लगाया जाना अति आवश्यक हो जाता है कितने रोकड़ की आवश्यकता होगी, इसमें कितना रोकड़ जो है ये इंटरनल और एक्सटर्नल यानी इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसके माध्यम से उपलब्ध हो पाएगी या कितना एक्सटर्नल सोर्सेज है उससे प्राप्त हो पाएगा। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो स्टेटमेंट एक और प्लानिंग में हेल्पफुल होता है, वहीं वह दूसरी ओर सफलतापूर्वक उसको लागू करने के लिए मतलब किस तरीके से उसको लागू किए जाए इस बात पर भी वह निर्भर करता है और इसके आधार पर व्यवसायिक रोकड़ बजट जो है वह तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, शोधन क्षमता की जानकारी। शोधन क्षमता की जानकारी, ठीक है। नॉलेज ऑफ सोलेंसी, नॉलेज ऑफ सोलेंसी रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा व्यवसाय की शोधन क्षमता यानी कि उसकी भुगतान करने की क्षमता को ज्ञात किया जा सकता है। यह विवरण उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिससे एक व्यवसाय को रोकड़ की प्राप्ति हो सकती है एवं उनके मदों को भी वह प्रदर्शित करता है जिन पर रोकड़ का प्रयोग होता है, अर्थात आसानी से ये ज्ञात किए जा सकते हैं, इसमें से फाइंड आउट किया जा सकता है कि शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल में व्यवसाय की शोधन क्षमता क्या है, शॉर्ट टर्म पेमेंट की और उससे रिसीविंग की शोधन क्षमता के माने किस तरीके से उसको प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या रोकड़ की प्राप्तियों के द्वारा अल्पकालीन दायित्वों को चुकाया जा सकता है या नहीं, और साथ ही साथ इस बात का भी निर्धारण हो जाता है कि दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि जो आपके लेन देन है उसमें पेमेंट जो है वह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में किस तरीके से उसको किए जा सकते हैं, इसका विश्लेषण होता है। रोकड़ बजट बनाने में सहायक, रोकड़ बजट बनाने में सहायक, ठीक है। रोकड़ बजट बनाने में सहायक यानी कि हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट इस बात का भी पता चल जाता है कि किन किन साधनों से रोकड़ की प्राप्ति हो रही है और किन किन साधनों से रोकड़ का प्रयोग हो रहा है। तो वास्तव में ये रोकड़ बजट की एक तरीके से बेस है, आधारशिला है, क्योंकि इसमें प्राप्तियों के आधार पर जो भावी योजनाएं हैं जो फ्यूचर में प्लानिंग किए जाते हैं उसको किस तरीके से क्रियान्वयन करना है वह यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से रोकड़ बजट बनाने में व्यवसाय की सहायता होती है और उसके भुगतान में उसमें नियंत्रण किए जा सकते हैं, ठीक है। तरलता का मूल्यांकन, एलिवेशन ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का मूल्यांकन, नेक्स्ट जो है तरलता का मूल्यांकन है ना, मतलब इसमें तरलता से आशय ये है कि जो चालू दायित्व है करेंट लायबिलिटी को समय पर भुगतान करने से है, उसकी योग्यता से है, और रोक प्रवाह विवरण के माध्यम से फर्म की तरलता को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, तो उसकी लिक्विडिटी स्थिति को अच्छे से समझा जा सकता है और उसमें बैंक और फाइनेंशियल दोनों ही जो इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा फर्म की तरलता का विश्लेषण कैश फ्लो स्टेटमेंट के आधार पर उसका यूटिलाइजेशन उसका प्रयोग किया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें नियंत्रण को प्रभावी बनाना। नियंत्रण को प्रभावी बनाना, ठीक है। नियंत्रण को प्रभावी बनाना, टू मेक कंट्रोल इफेक्टिव, टू मेक कंट्रोल इफेक्टिव। तो रोकड़ बजट में रोकड़ की प्राप्तियों एवं उसका प्रयोग पूर्वानुमान किया जा सकता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इसके विश्लेषण में वास्तविक रोकड़ का आगमन और निर्गमन, बहिर्गमन, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो को ये दर्शाता है। इसके द्वारा आसानी से यह निर्णय लिए जा सकते हैं कि रोकड़ का उपयोग किस सीमा तक बजट की योजनाओं के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लाभकारी यूजेस है या नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और आवश्यकता अनुसार से उसमें सुधार किए जा सकते हैं, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है, और उसके अनुसार से सुधारात्मक जो स्टेप हैं, जो डिसीजंस लिए गए हैं, वह आसानी से उसमें स्टेप लिए जा सकते हैं और उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें बाह्य पक्षों के लिए भी उपयोगी है, बाहरी पक्षों के लिए, बाहरी पक्षों के लिए, ठीक है। तो बाहरी पक्षों के लिए मतलब कि आपके यूजफुल ऑफ आउटसाइडर्स, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण के आधार पर विनियोक्ता जो हैं, इन्वेस्टर, ऋणदाता और अन्य जो बाहरी पक्ष हैं, कंपनी की वित्तीय स्थिति का फाइनेंशियल एनालिसिस उससे किए करते हैं और उसमें विनियोग का प्रयोग करने या ऋण देने के संबंध में वह निर्णय लेते हैं। अर्थात हम ये कहें कि व्यवसाय में बाहरी जो पक्षकार जो हैं वह भी रुचि रखते हैं, जैसे कि आपके जो इन्वेस्टर हैं, लेबर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, ऋणदाता हैं। तो जैसे कि ऋणदाता व्यवसाय की शोधन क्षमता को देखते हैं, यानी कि उसका भुगतान की स्थिति को देखते हैं कि पेमेंट किस तरीके से है, शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म में है, और उसके अनुसार से वो क्या करता है, लोन, ऋण जो है वह देना पसंद करते हैं वो। तो ठीक इसी तरीके से जो फ्यूचर इन्वेस्टर हैं, भावी निवेशक भी व्यवसाय की लाभदायकता स्थिति को, प्रॉफिटेबल स्टेज को वह देखता है और देखने के पश्चात ही वो क्या करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। श्रमिक भी अधिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहता है। तो इन सभी पक्षकारों के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके विश्लेषण के माध्यम से ही वो किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके रोग प्रवाह विवरण का लाभ और महत्व। रोग प्रवाह विवरण तैयार करते समय जो प्रोसेस है, विधियां, ये कौन सी होंगी, किस तरीके से होंगी। अब इसमें एक छोटा सा बात बताना मैं आपको भूल गया। रोग प्रवाह विवरण की जो सीमाएं हैं, सीमाएं तरलता को स्पष्ट नहीं करती, आय विवरण का स्थानापन्न नहीं करती, कोष प्रवाह विवरण का स्थानापन्न नहीं। ये तीन मुख्य बातें हैं। कोष प्रवाह विवरण वित्तीय विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, यानी कि टूल है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो इन सीमाओं में ये तीन मुख्य बिंदु हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। तरलता का स्पष्टीकरण नहीं है, लिक्विडिटी का स्पष्ट रूप से इसमें उल्लेख नहीं है, वो क्लियर नहीं करता है। आय विवरण का स्थानापन्न नहीं है, कि मतलब कि भाई जो आपके इनकम स्टेटमेंट है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है
यह विवरण का स्थानापन्न नहीं है, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आय विवरण में रोकड़ और गैर रोकड़ दोनों ही प्रकार के जो आइटम्स हैं उसको शामिल किया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश फ्लो से रिलेटेड यानी कैश आइटम को ही शामिल किया जाता है, आइटम्स को नहीं लिए जाते। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। कोष प्रवाह विवरण का जो स्थानापन्न नहीं है यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, तो ये विवरण कोष प्रवाह विवरण को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उपक्रम की तो शो नहीं करता। अनेक दशाओं में लेनदार और व्ययों का भुगतान जो है वो रोक कर अच्छी तरीके से रोकड़ की स्थिति को दर्शाता है और उसके अनुसार से कर सकता है, कि जबकि वास्तव में कुछ वित्तीय स्थिति अच्छी ना हो तो भी वह होता है। तो ये आपके कोष प्रवाह विवरण की सीमाएं हैं। आज के लिए यहीं तक। इस क्लास में नेक्स्ट हम करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण करने की तैयार करने की विधि, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें थ्योरी में अभी?